हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज के वीडियो में हम जो है प्रैक्टिस टेस्ट जो लेके आए हैं वो फिजिक्स से रिलेटेड है। मतलब जो आपके सिलेबस में साइंस है उससे रिलेटेड है। आज हम फिजिक्स के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री पे जो है एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं और अब साइंस की बारी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और साथ में हमारे सोशल मीडिया से जुड़ना ना भूलिए। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फिजिक्स से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है खुद से करनी है। मतलब आप पेन कॉपी लेंगे, जो क्वेश्चन आपका ठीक होगा उसको एक नंबर दे देंगे। टोटल क्वेश्चन जो है हम 20 लेते हैं अपनी वीडियो में। इन 20 क्वेश्चन में से लास्ट में आप बताएंगे कि कितने क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुए हैं। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। लाइट ट्रेवल्स, यहाँ पर लाइट ट्रेवल डैश डैश और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या लाइट जो है वो फास्टेस्ट वैक्यूम में ट्रेवल करती है, एयर में फास्टेस्ट ट्रेवल करती है, या फास्टेस्ट वाटर में होगी, या साउंड स्लोअर देन साउंड। देखिए लाइट जो है इसी के बारे में बोला गया है, इसकी स्पीड के बारे में बेसिकली है कि लाइट की जो स्पीड है, और इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा फास्टेस्ट इन वैक्यूम। हमें पता है लाइट की स्पीड से 2 से 3 क्वेश्चन जो है बनते हैं अक्सर एग्जामिनेशन में, कि लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन द वैक्यूम, किस मीडियम में फास्टेस्ट ट्रेवल करती है, तो वो वैक्यूम में ही ट्रेवल करेगी। साउंड से भी जो है वो फास्ट ट्रेवल करती है। और मैंने आपको 1-2 बार क्वेश्चन कराया है कि जो सनलाइट होती है वो कितना टाइम लेती है अर्थ तक हमारी ज़मीन तक आने में। तो मैंने पढ़ाया है आपको 8 मिनट और 17 सेकंड्स लेती है। 8 मिनट और 17 सेकंड लेती है। और कहीं-कहीं आपके पास जो है 8.3 मिनट भी लिखा होता है, वो भी आप देख लेंगे। और अगर मैं यही बात करूँगा, ये तो हमने देखा सन से जो है वो अर्थ तक कितना ले रही है। अगर हम सन की जगह मून लेते हैं, मून से अगर अर्थ तक आना होगा लाइट को, तो कितना टाइम लेगी? 1.3 सेकंड लेगी। ठीक है, ये याद रखेंगे। और अगर किसी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से जो है वो अर्थ में आना होगा तो 119 मिली सेकंड्स लेती है। तो ये 2-3 मैंने फैक्ट जो है यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन लाइट बाउंसेस बैक ऑफ ए सरफेस इट इज कॉल्ड। देखिए ये सपोज हमारे पास एक सरफेस है, ये हमारे पास एक सरफेस है और लाइट जो है यहाँ पे स्ट्राइक की और स्ट्राइक करने के बाद वापस चली गई। तो इससे क्या कहते हैं? क्या ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, क्या ये रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट होता है, क्या ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होता है, या ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर जो होगा वो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट होता है। अगर किसी भी सरफेस को लाइट जो है स्ट्राइक करने के बाद वापस चले जाए, बाउंस बैक कर लेगी, तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट होगा। और अगर पास हो जाती है तो वो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट होता है। ये मैंने आपको डिटेल में सारी साइंस जो है वो पढ़ा चुका हूँ मैं, बहुत अच्छे से फिगर बना के जो है वो सारी चीजें आपको समझाई हुई है। क्वेश्चन नंबर जो है वो थर्ड है, द पाथ अलोंग विच अ लाइट एनर्जी ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि वो पाथ जहां से जो लाइट एनर्जी जो ट्रेवल करती है किसी भी एक खास डायरेक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं? हमारे पास दिए गए ऑप्शन है और कंफ्यूजन हो सकती है। बीम ऑफ द लाइट है, रे ऑफ द लाइट है, एक्सटेंडिंग सोर्स ऑफ द लाइट है, या पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट है। तो उम्मीद है कि आप इसका जवाब जो है वो दुरुस्त देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर जो होगा वो बीम वो रे ऑफ द लाइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो थर्ड का आंसर जो होगा वो रे ऑफ लाइट होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए सोलर eclipse is an eclipse that occurs when the moon passes between the dash dash and dash dash। देखिए सोलर एक्लिप्स एक चीज होती है, एक लूनार एक्लिप्स होता है, यानी कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। तो इन्हीं के बारे में जो है बात की गई है। सोलर एक्लिप्स कब होता है और लूनार एक्लिप्स कब होता है। यहाँ पर सोलर एक्लिप्स के बारे में पूछा है। इट इज एन एक्लिप्स डेट अकर व्हेन द मून पासिस बिटवीन। जब जो मून होता है वो किस किस के बीच में आ जाता है। देखिए सोलर एक्लिप्स में जो मून होता है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। ये हमारे पास जो है वो सन होगा और ये हमारे पास जो होगा वो अर्थ होगा। तो इनके बीच में जो कहीं यहाँ पर जो है वो मून आ जाता है, तो ये जो है वो सोलर जो है वो एक्लिप्स कहलाता है। याद रखेंगे।
और अगर मैं यहीं पर बात करूँगा तो लूनार एक्लिप्स में जो है वो सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है, इसे याद रख लेना। ये जो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, ये बेसिकली 8th, 9th, 10th क्लास के क्वेश्चन हैं। ठीक है? क्योंकि जो-जो उसमें चैप्टर थे उन्हीं को कवर करने की कोशिश की क्योंकि आपका एग्जामिनेशन 10th लेवल पे है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 की तरफ बढ़ेंगे। द ओज़ोन लेयर ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ। हमें पता है ओज़ोन का काम क्या होता है कि ओज़ोन जो है वो एटमॉस्फेयर में एक लेयर है जो क्या काम करती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज़ को जो है वो रोकती है कि वो ज़मीन तक ना आए। अगर ये रेज़ आ जाती है तो बहुत सी जो है वो स्किन डिजीज़ेज़ हो सकती है, उसका एक एडवर्स इफ़ेक्ट होगा। तो ओज़ोन लेयर जो होती है वो क्या करती है, ब्लॉक द पैसेज ऑफ। क्या वो फोटॉन को आने नहीं देती, कॉस्मिक रेज़ को नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं, और ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा, अल्ट्रा वायलेट रेज़ को आने नहीं देती, इसे जो है वो ब्लॉक करती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, इन विच लायर ऑफ द एटमॉस्फेयर मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक ओजोन इज कंसंट्रेटेड। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, मोस्ट ऑफ द ओजोन। ओजोन जो है हमारे पास दो लायर्स में एटमॉस्फेयर में मिलती है, एक में ये गुड ओजोन होती है, एक में ये बैड ओजोन है। डिटेल में इसकी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे आप पढ़ सकते हैं वहां से ओजोन के बारे में। बट यहाँ पर जो पूछा गया है, इन विच ऑफ द लायर एटमॉस्फेरिक, किस लायर में मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक ओजोन इज कंसंट्रेटेड, ज्यादातर जो ओजोन है वो कंसंट्रेट है, मतलब ज्यादा कहाँ पर मिलती है, और वो हमारी स्ट्राटोस्फेयर होगी। उम्मीद है कि आप इसे ठीक मार्क करेंगे अगर आपके एग्जामिनेशन में आएगा, या आपकी फ्यूचर एग्जामिनेशन, हर किसी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही जनरल साइंस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है ये क्या ट्रांसपोर्ट नहीं करती। ठीक है, पहला ऑप्शन एनर्जी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन डी चार्ज। तो याद रखेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ये जो है चार्ज को ट्रांसफर नहीं करती। नाम ही क्या है इसका, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसपोर्ट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को भी ट्रांसपोर्ट करती है, और इनमें जो है एनर्जी तो होगी ही इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, बट चार्ज को जो है ये ट्रांसपोर्ट नहीं करती। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिए गए ऑप्शन में से पूछा गया है कि कौन सी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। मतलब आपको जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जो है वो पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वेव जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास जो है वो साउंड वेव्स होगा। साउंड वेव जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती। आपको ये सीक्वेंस याद रख लेनी चाहिए कि रेडियो वेव्स है हमारे पास, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है और गामा रेज है। ये हमारी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इनके अलावा जो बाकी वेव्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होगी। तो हमारे पास नीचे जो है गामा रेज भी ऑप्शन में, एक्सरे भी है, रेडार भी है, तो ये सारी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती हैं। रेडार मतलब रेडियो वेव्स। अब इसी में जो है वो आगे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैंने आगे जो है वो इसको कवर किया है, इस टॉपिक को ही कवर करने की कोशिश की थी। विच इज द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई। तो वो कौन सा रीजन है अल्ट्रा वायलेट, ये इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो कौन सा रीजन है जिसे ह्यूमन आई जो है वो डिटेक्ट करती है। तो आप बताएंगे कि वो कौन सा जो है वो रीजन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जिसे ह्यूमन आई जो है वो डिटेक्ट करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज और विजिबल लाइट। और हम सभी जानते हैं कि हम जो देख सकते हैं वो सिर्फ विजिबल लाइट को देख सकते हैं, एक्स रे, गामा रेज और जो है अल्ट्रावायलेट रेज इन्हें हम नहीं देख सकते, डिटेक्ट नहीं करती हमारी आई इन्हें। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट जो स्पेक्ट्रम होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किसकी हाई एनर्जी है, या आपको एनर्जी पूछी जाती है या तो फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, यही दो है हमारे पास ऑप्शन। ठीक है, तो किसकी जो है वो
हाई एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा गया है और हम सभी जानते हैं लास्ट पे क्या आता है, गामा रेज, और गामा रेज की जो है वही एनर्जी जो होगी वो सबसे हाई होगी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ इन द फ्लोइंग सीक्वेंस। तो मतलब हमें ऊपर हमने एनर्जी की बात की, अब नीचे जो है हमें वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। हमने ये जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसको वेवलेंथ के हिसाब से जो है वो अरेंज करना है, बट हमें जो अरेंज करना है वो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो सबसे ज़्यादा जिसकी वेवलेंथ होती है इसे सबसे पहले लिखेंगे। सबसे ज़्यादा जो होती है वो रेडियो वेव्स की होती है, फिर इंफ्रारेड की होती है, फिर विजिबल की होती है, फिर एक्सरे की होती है और फिर जो है होती है वो गामा रेज की होती है। क्वेश्चन नंबर 13 अब जो है मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर। तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इमेज जो बनाते हैं प्लेन मिरर, वो कैसी इमेज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इमेज जो होती है वो हमेशा ही इरेक्ट होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाते हैं वो हमेशा जो होती है वो इरेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 13, यहाँ पर जो है कर्सर खराब हो चुका है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर यूनिट्स से जो है वो क्वेश्चन लिया गया है। देखिए मैंने आपको जो है यूनिट्स जो है उसकी इन्फोग्राफिक्स जो थी वो अपलोड की हुई थी अपने फेसबुक पेज पे भी, बाकियों पे भी। तो मतलब अगर आपको नहीं भी मिली है, आपने वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है, तो फिर भी जो है आप यूनिट्स जो है वो पढ़ के जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर कुछ मैंने, अब ये वो टॉपिक्स होते हैं जो आपको हर कोई पढ़ता ही है, तो इनको जो है कवर करने की इतनी ज़रूरत नहीं, बट मैंने आपको जो है वो अपलोड कर ली थी। देखिए यूनिट ऑफ करंट इज, जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको यूनिट्स पढ़ाए हुए थे। तो यूनिट जो है वो करंट का क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो एम्पियर होगा। तो करंट का यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। हम करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, जैसे कि 5 एम्पियर, 6 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 14 है, द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं कि इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कूलम होगा। कूलम जो होता है वो चार्ज का यूनिट होता है। इस तरीके से आप बाकी जो है वो यूनिट भी करेंगे। देखिए अब मैंने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी लिए हुए हैं, मैंने आपको न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर पे कराए हुए हैं, आप जाके वो कर सकते हैं। अगर आ जाता है कोई सिंपल सा न्यूमेरिकल तो किस तरीके से करेंगे। देखिए इफ ए 120 वोल्ट लाइट बल्ब, एक लाइट बल्ब है जिसकी वोल्टेज दी गई है 120 वोल्ट, इज कनेक्टेड इन अ सर्किट, एक सर्किट में वो कनेक्ट है, कैलकुलेट द करंट यूज्ड बाय 100 वाट बल्ब। अब हमारे पास 100 वाट क्या चीज़ है, ये पावर है। यूनिट जो है पावर का याद रखेंगे वाट होता है। तो हमें क्या निकालना है, करंट निकालनी है। और हमें पता है जो पावर होती है वो किसके बराबर होती है, पावर जो होती है वो हमारी जो है वो करंट, मतलब जो आई डिवाइडेड बाई वोल्टेज के बराबर होगी। तो आप देखेंगे ऊपर जो पावर होगी वो करंट और इंटू वोल्टेज, ये इंटू होगा, ठीक है, इंटू वोल्टेज के बराबर होगी। लेकिन जब हम करंट निकालेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, पावर इंटू वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास जो चीज़ दी गई थी वो क्या थी, 100 दिया गया था पावर और 120 दिया गया था वोल्टेज। इनको डिवाइड करेंगे 0.833 होगा, बट आंसर जो है वो मिली एम्पियर्स में दिया है, तो एम ए जो होगा मिली एम्पियर। बट यहाँ तक निकालोगे भी तो आपको जो है वो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, आपके पास ऑप्शन जो है मिलता जुलता जो है पता चल जाएगा। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं हम। देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी सोर्स की कौन सी टाइप नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जैसे मैंने आपको एमीटर के बारे में, वोल्ट मीटर के बारे में, रियोस्टेट के बारे में, ये जो छोटी छोटी चीजें पढ़ाई हुई है फिजिक्स की, इनको एक बार रिवाइज करके जरूर जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच आर द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स की कौन सी टाइप नहीं है। देखो सोलर सेल हमें एनर्जी देता है, जनरेटर हमें एनर्जी देता है, बैटरी हमें एनर्जी देता है, तो रियोस्टेट जो है वो
एनरिची की टाइप नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ टू पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल आर प्लेस टुगेदर देन इट विल। देखिए, अगर दो सेम चार्जेस के दो पॉजिटिव चार्ज को एक साथ रखेंगे तो वो रेपेल करेंगे। आप बचपन से सुने हैं अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, और जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। रेपेल का मीनिंग होता है दूर भागना। तो अगर हमने दो चार्जेस रखे जो सेम होंगे पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या करेंगे, वो रेपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अगर दो नेगेटिव होते तो भी वो दूर भागते, बट अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो वो आपस में अट्रैक्ट करते। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, गिव द क्वांटिटीज विच आर द सेम इन ऑल द पॉइंट्स ऑफ सीरीज सर्किट। देखिए, जब सर्किट जो होता है वो सीरीज में होता है, मतलब पैरेलल में नहीं होता है, तो उस टाइम में वो कौन सी क्वांटिटी होती है जो कांस्टेंट होती है, मतलब वो सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, और हम जानते हैं जब सीरीज होता है करंट, जब सीरीज में जो है कोई भी सर्किट होगा तो उसमें जो हमारी करंट होती है वो सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ 8 ओम इज द रेजिस्टेंस, यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस दिया गया है, कितना दिया गया है, 8 ओम दिया गया है, देन व्हाट इज द कंडक्टेंस। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कंडक्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस दिया गया है, और हम सभी जानते हैं जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। किस चीज का रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो जी जो होगा वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर कंडक्टेंस होता है, हम इसे डिनोट करते हैं जी से। तो रेसिप्रोकल होगा, रेजिस्टेंस का मतलब 1/r होगा, तो आर दिया गया है तो 1/8 कर देंगे तो वो 0.125 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर जो होगा 125 होने वाला है। और आज का आखिरी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20। ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन टू प्रोटेक्ट द स्मूथनिंग फ्रॉम corrosion and for decorative purpose. Which of the flowing metal cannot be used for the electroplating? हमारे पास ऐसा वो कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। इन दिए गए ऑप्शन में से आप बताएंगे कि इनमें से निकल, क्रोमियम, आयरन और कॉपर में से हम किस चीज का यूज नहीं कर सकते इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आप इसका आंसर देंगे, और जब आप आंसर देंगे प्रॉपर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, अगर निकल है तो निकल, क्रोमियम है तो क्रोमियम, ABCD नहीं लिखना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलिए। ठीक है, अगर कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं आप ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद नहीं आती है वो रीज़न बताएंगे आपके, हम कहाँ पर इम्प्रूव करें, ठीक है, वो बता देंगे आप, हम वो इम्प्रूव करेंगे। मैं वीडियो की स्पीड नहीं बढ़ा सकता हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, कुछ स्पीकिंग में प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं तेज़ नहीं बोल सकता। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स की ये होती है कि तेज़-तेज़ वीडियो बनाइए, क्वेश्चन को तेज़-तेज़ डिस्कस कीजिए, बट मैं वो नहीं कर सकता।